बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर है 5 विधायिका। ठीक है। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है। और ये मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अच्छे से समझाऊंगा, यानी कि एक वन शॉट वीडियो है। इसके बाद आपको और किसी क्वेश्चन को ढूंढने की जरूरत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है विधायिका, तो एक 2 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि विधायिका से आप समझते क्या है? ठीक है? और इसमें 2 सदनों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आपको पता होगा कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है, वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश प्रणाली यानी कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि विधायिका है क्या? तो विधायिका जो है, वो सरकार का एक ऐसा अंग है जो कि देश के लिए देश स्तर पर नीतियाँ बनाता है। और इसके पास जो भारतीय संविधान है, उसकी संविधान की कई कार्यकारी शक्तियाँ भी हैं इसके पास। बात करें भारतीय संघ की विधायिका की, तो भारतीय संघ की जो विधायिका है उसे हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और जो राज्यों की विधायिका है उसे विधानमंडल या फिर विधानसभा कहते हैं। अब इसमें 2 सदन होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? एक होता है उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, एक होता है निचला सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है? और जो विधायिका होती है इसका चुनाव कौन करता है? तो इसका चुनाव आम जनता के द्वारा होता है। इसलिए जनता का प्रतिनिधि बनकर जनता के लिए कानून बनाती है। तो सिंपल सा समझ में आ गया आपको जो विधायिका है उससे हम क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? फिर इसमें 2 सदनों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके ऊपर देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर अलग से 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनेंगे, उसे मैं आपको आगे समझाऊँगा। तो सबसे पहले हमें 2 सदनों की आवश्यकता पड़ती है उचित प्रतिनिधित्व की वजह से। जो हमारा भारत है, हमें पता है कि हमें बहुत सारी विविधताएँ हैं, बहुत सारी भाषा, जातीय, धर्म, ये सभी लोगों के लोग रहते हैं। तो विविधताओं से पूर्ण देश जो है, उसमें समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके, इसलिए 2 सदनों की आवश्यकता है। देश के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। ठीक है? विधेयक पर पुनर्विचार, यानी कि यदि किसी एक सदन के द्वारा लिया गया जो निर्णय है, जो विधेयक जो पारित कर दिया गया है, यदि मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक ने कह दिया कि हाँ भाई ये सदन जो है, मतलब ये जो नियम है, ये जो विधेयक है वो पारित होना चाहिए। तो दूसरे सदन में उस पर पुनर्विचार भी हो सकता है। ठीक है? पुनर्विचार होगा, अगर सही नहीं लगेगा तो उसको खत्म कर देंगे। और कोई एक सदन जो है, वो जल्दबाजी में कोई विधेयक या कोई निर्णय किसी देश पर नहीं थोप पाएगा। क्यों थोप नहीं थोप पाएगा? क्योंकि प्रत्येक विधेयक पर, प्रत्येक नीति पर 2 बार विचार होता है। ठीक है? तो 2 शब्दों की आवश्यकता क्यों होती है? उचित प्रतिनिधित्व की वजह से और विधेयक पर पुनर्विचार की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आप समझिए इसे इंग्लिश में। इंग्लिश में पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिस्लेशन? तो या फिर व्हाई इज देयर अ नीड फॉर टू हाउसेस, यानी कि हमें इसमें टू हाउसेस की जो नीड है वो क्यों है? तो आप लिखेंगे द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश सिस्टम। उसके बाद जो पॉइंट्स हैं उसे आप, ठीक है? फिर the need for two houses in Indian Parliament is due to the following reason. सबसे पहले fair representation, ठीक है? रिकंसिडरेशन ऑफ बिल, यानी कि दोबारा से उस पर पुनर्विचार। तो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि द्विसदनीय राज्य पद्धति से आप क्या समझते हैं एवं इसके पक्ष व विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो द्विसदनीय राज्य पद्धति होती क्या है? सबसे पहले ये समझिए। तो कोई एक विशेष बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी कि ऐसे राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, भौगोलिक क्षेत्र है जिनका बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक जो संस्था होती है ना, वो क्या कर सकती है, किसी पूरे एरिया को नहीं संभाल पाती। तो ऐसे में वहां पे 2 सदनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? तो इसीलिए जैसे कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, इसी तरह से संविधान ने राज्यों में भी द्विसदनीय व्यवस्था का अधिकार दिया है। इसके उदाहरण हैं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गाइस, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका सैंपल जो पेपर है ना, सैंपल पेपर के मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर रेडी कर लीजिए। ठीक है? इनको आपको कहाँ-कहाँ पे भरना है। अब हम बात करते हैं इसके पक्ष और विपक्ष की। तो जो पक्ष में व्यक्ति हैं वो ये कहते हैं कि जब से ये अस्तित्व में आई है, यानी कि जब से द्विसदनीय जो पद्धति है वो अस्तित्व में आई है, तब से जो नीति वगैरह है, ठीक है? वो काफ़ी अच्छी हो गई है। और इसकी वजह से जो बहस है वो तेज हो सकती है और किसी भी विधेयक पर पुनर्विचार हो सकता है। बहुमत की जो सरकारें हैं, वो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं थोप सकती हैं।
कि दोनों ही सदनों में मंजूरी लेनी पड़ती है। विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष ये कहता है कि अगर मैं कानून को किसी हाथ में अगर जल्दी लाना है तो वो जल्दी में नहीं ला पाती, यानी कि कानूनी बनाने में देरी हो जाती है। इस सदन को राजनीतिक व्यक्तियों से भरा जाता है, यानी कि जो लोकसभा है, मतलब जो 2 संसदीय व्यवस्था होती है, इसमें जो 2 सदन होते हैं, इसको क्या होता है कि राजनीतिक व्यक्तियों से भरा जाता है, जो कि चुनाव नहीं जीत सकते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकारी जो पैसा है उसकी बर्बादी है। तो ये किसका कहना है? विपक्षियों का। तो द्विसदनीय राज्य पद्धति हम कैसे कहते किसे हैं? उदाहरण क्या है? इसके पक्ष में और विपक्ष में ये तर्क आप लिख दें। सिंपल सा आपको समझ में आ गया, ठीक है? उसके बाद what do you understand by the by become state system and give your arguments in favor and against. सबसे पहले हम लिख देंगे कि आखिर ये होता क्या है, देन इसकी साइड एंड अपोजिशन, इनकी फेवर एंड आर्गुमेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, संसद के जो प्रमुख कार्य हैं हमें इसका वर्णन करना है। क्या क्या कार्य हैं उसे समझते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हमें एक जो है नॉर्मल सी भूमिका लिखेंगे कि संसद यानी विधायिका जो सरकार का वह अंग है जो देश के लिए देश स्तर पर नीतियां व कानून बनाता है। इसके पास संविधान की कई कार्यकारी शक्ति होती हैं। भारतीय संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है जिसके कार्य निम्नलिखित है। तो जब आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये एक जो है भूमिका लिखनी होगी। ठीक है, भूमिका लिखने से आपका जो एक पेज होता है वो व्यक्ति जो आपका चेकर होता है उसके लिए काफी अच्छा होता है देखने के लिए। आप समझिए, सबसे पहले इसका कार्य होता है कानून को बनाना। तो किसी भी विधानमंडल का ये प्रधान कार्य, यानी कि चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानमंडल हो, विधानसभा हो, इन सभी के लिए सबसे मेन काम होता है कानून बनाना। क्योंकि कानून नहीं बनेगा तो जो कानूनी व्यवस्था है वो चलेगी कैसे? भारत की संसद उन सभी तमाम जो जितने भी विषय हैं उन सभी पर कानून बनाती है। कौन-कौन से विषय? जो संघ सूची, संवत्ति सूची और एक और होता है राज्य सूची, उस पर होते हैं ये कानून बनाए जाते हैं। दूसरा कार्य होता है संसद का संवैधानिक कार्य। संवैधानिक यानी कि संविधान से, संविधान से संबंधित क्या हो सकता है? उसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है? तो संविधान के अंतर्गत संसद ही एकमात्र ऐसा निकाय है जो संविधान में संशोधन कर सकती है। और संशोधन का प्रस्ताव चाहे तो लोकसभा में आ सकता है, चाहे तो राज्यसभा में भी आ सकता है। तो 2 कार्य हो गए संसद के। तीसरा है बहस का मंच। हमें पता है कि कोई भी नीति अगर लागू होती है उसके लिए बहस बहुत जरूरी है। तो संसद में सभी धर्म, सभी भाषा, सभी जाति के जो लोग हैं, उनको अपने-अपने विचारों को रखने की आज़ादी होती है और कोई भी मुद्दा यदि संसद में उठता है, तो उस मुद्दे पर सभी धर्म के लोग, सभी जाति भाषा के जो लोग हैं, वो अपना मत देते हैं, यानी कि अपना बात को रखते हैं, अपना मत देते हैं। इसीलिए संसद को बहस का बहुत बड़ा मंच माना जाता है। फोर्थ है कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो संसद के द्वारा जो मंत्रिपरिषद होती है, उसकी चूक और वचनबद्धता, यानी कि संसद के द्वारा जो मंत्रिपरिषद होती है, वो देखती है कि मंत्रिपरिषद कैसा कार्य कर रही है, उसने जो अपनी शपथ ली थी उसके तहत कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तो ऐसे में उस पर नियंत्रण का जो अधिकार है उसका प्रयोग करती है। तो इस तरह से कार्यपालिका पर वो नियंत्रण करती है। अभी हम आगे देखेंगे इससे संबंधित एक 6 मार्क का क्वेश्चन बनेगा कैसे रखते हैं बजट पेश करके अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसको हम लेंगे। वित्त का नियंत्रण। तो जो संसद होती है वो क्या करती है कि खास करके लोकसभा जो वित्त है उनके कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग करती है। विधायिका यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक यानी कि जो पैसा है वो कहाँ से आएगा और कितना पैसा किसे दिया जाएगा और पैसा जो है वो कैसे खर्च होगा। उसके बाद आता है न्यायिक कार्य। तो संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम व हाई कोर्ट के जो जज हैं तथा संघ, राज्य लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष, सदस्य, सीएजी, इन सभी को शपथ भी दिलाते हैं, ठीक है? उनके पद का आवंटन भी करते हैं। साथ ही साथ महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया भी जा सकता है, ठीक है? तो ये हैं संसद के कुछ मुख्य कार्य, जो कि आपको यहाँ पे इज़िली पता चल गए। ठीक है? पहला कार्य कानून बनाना, दूसरा है संविधान में संशोधन करना, बहस का मंच, कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्त का नियंत्रण और एक न्यायिक कार्य। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई कौन-कौन से कार्य। इंग्लिश में समझेंगे, डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस क्या हैं? फॉर्म फॉर डिबेट क्या है? कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ऑफ फाइनेंस एंड जुडिशियल फंक्शंस। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें इंग्लिश में इजीली लिख देंगे। आप सभी को समझ में आ गया होगा बड़ी इजी तरीके से।
अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके दो क्वेश्चन। सबसे पहला लोकसभा और राज्यसभा, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा लोकसभा राज्यसभा की जो शक्तियां हैं इसका वर्णन। तो देखिए, जब आप अंतर की बात करेंगे तो आपको इनकी जो योग्यताएं हैं उसके बारे में लिखना है, चुनाव क्या है, कितना कार्यकाल होता है, कितने लोग होते हैं, इसके बारे में लिखेंगे। लेकिन जब शक्तियां लिखेंगे तो इनके कार्य आप लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा का जो कह सकते हैं योग्यता वगैरह है उसके बारे में। ठीक है, तो अंतर देखेंगे हम। सबसे पहले अंतर में सबसे पहले हम जानेंगे लोकसभा के बारे में। तो देखिए, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव कैसे होता है। तो इन सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा, आम जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार यानी कि जो सार्वभौमिक मताधिकार वोटर के द्वारा चुने जाते हैं। इसे निचला सदन कहते हैं या फिर आम जनता का सदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आम जनता के प्रतिनिधि ही शामिल होते हैं। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 445 है। जब तक जो जम्मू कश्मीर था उस पर 370 नहीं लगा, मतलब 370 लगा हुआ था, तब तक ये जो सदस्य संख्या थी वो 500 आई थिंक 45 थी या 43, याद नहीं मुझे, सॉरी, हाँ 400। हाँ, तो देखो क्या था कि जब तक 370 कश्मीर पे लगा हुआ था तब तक इसकी संख्या थी 552। ठीक है, लेकिन जब से ये 370 हटा है और लद्दाख जो है वो एक संपूर्ण राज्य बन गया है, तब से जो है इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई है लोकसभा की, 545। अभी 445 से हमने चेंज किया, 545 हो गई। और आपको इसका कार्यकाल तो पता ही है, कितना कार्यकाल होता है लोकसभा का, 5 वर्षों का होता है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। किसमें, आंग्ल भारतीय समुदाय में, यानी कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उसमें जो राष्ट्रपति चाहे तो 2 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, और ये वो करता है। उसके बाद बात आती है राज्यसभा की। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है, एक सेकेंड, यहाँ पे अंतर कहाँ चला गया। हाँ देखिए, अब अंतर की हम बात कर रहे थे, तो राज्यसभा में देखिए अंतर क्या है। तो सबसे पहले इसके चुनाव की हम बात करते हैं। तो इसके सदस्य जो हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इसे हम ऊपरी सदन या फिर राज्यों का परिषद भी कहते हैं। राज्यसभा जो है इसकी बैठक, जो इनकी जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, और इनकी जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 है। लोकसभा की कितनी है, 545 है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। और जो लोकसभा होती है इसे निचला या फिर आम जनता का सदन कहते हैं, और इसे ऊपरी सदन या फिर राज्यों की परिषद कहते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसका कितना होता है, आ गया, हाँ 5 वर्षों का होता है। साथ ही साथ इसमें एक स्थायी सदन है, यानी कि एक ऐसा सदन है जो कि स्थायी है। बाकी जो है यहाँ पर 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते हैं। यानी कि अगर मैं 250 को 3 से डिवाइड करूं तो 3 × 24 3, यानी कि तकरीबन 84 सदस्य जो 84 सदस्य 2 साल में एक बार रिटायर होते हैं और उनके लिए चुनाव होता है। ठीक है, तो देखिए लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। भारत के राष्ट्रपति इस सदन में, किसमें, राज्यसभा में कला, शिक्षा, समाज सेवा, खेल ऐसे क्षेत्रों से संबंधित तकरीबन 12 सदस्यों को इसमें मनोनीत करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को ये वाला। तो लोकसभा और राज्यसभा में ये कुछ खास अंतर है जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी शक्तियों की। तो सबसे पहले हम जानेंगे लोकसभा की शक्ति। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां। तो सबसे पहले लोकसभा की शक्तियों के बारे में समझते हैं। तो देखो, लोकसभा के पास शक्ति है कि ये संघ सूची और संपत्ति, संपत्ति सूची वो होती है जिसमें राज्य और जो लोकसभा, मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों ही मिलकर कानून बनाते हैं। तो एक तो संघ सूची में और संपत्ति सूची पर जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाते हैं। धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को यूं प्रस्तुत कर और पारित करते हैं। वही राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो ये भी वही चीज करती है कि सामान्य विधेयक पर पुनर्विचार कर सकते हैं, उसे पारित कर सकते हैं, धन विधेयक में संशोधन कर सकते हैं। और जो राज्यसभा है ये किस किस पर कानून बनाती है, जो राज्य सूची होती है। यहाँ पे मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये राज्य सूची पर कानून बनाती है, और लोकसभा संघ सूची और संपत्ति सूची। संवैधानिक संशोधन को पारित कर सकती है, संवैधानिक संशोधन को ये भी पारित कर सकती है, दोनों का सेम है। कर प्रस्ताव, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य की स्वीकृति देती है। तो सेम काम जो है वो ये भी करती है, कौन, लोकसभा भी करती है। प्रश्न पूछकर
प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो बिल्कुल ठीक है, ये भी नियंत्रित करती है। ठीक है, उसके बाद संविधान में संशोधन करती है। संविधान में संशोधन लोकसभा करती है। आपातकाल की घोषणा भी लोकसभा करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लोकसभा करती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इनके न्यायाधीशों को ये हटा भी सकती है। ठीक है, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी देती है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटा भी सकते हैं, उसमें योगदान होता है। हाँ, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में, क्योंकि हर राज्य का उपराष्ट्रपति अलग होता है और हर राज्य की अपनी राज्यसभा अलग होती है। तो राज्यसभा से संबंधित जितने कार्य होते हैं एक राज्य से वो राज्य करता है, एक देश से संबंधित जो होते हैं वो एक देश का लोकसभा करती है। तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या-क्या अंतर है और इसकी क्या-क्या विशेष शक्तियाँ हैं, दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले लोकसभा के लिए जो कुछ विशेषताएँ हैं उसके बारे में और राज्यसभा की विशेषताएँ, फिर शक्तियाँ लोकसभा की एंड राज्यसभा की शक्तियाँ। अब समझिए इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा एंड डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो सबसे पहले डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं। तो लोकसभा का क्या डिफरेंस है, देन राज्यसभा जो है वो उसमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में। उसके बाद पावर्स, तो पावर्स पहले लोकसभा में क्या-क्या चेंजेस हैं, देन उसके बाद राज्यसभा की क्या-क्या पावर्स हैं। ठीक है, तो पहले लोकसभा लोकसभा की क्या अंतर है, राज्यसभा में क्या अंतर है, उसके बाद लोकसभा की शक्तियाँ क्या हैं और राज्यसभा की शक्तियाँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th में पूछा गया विधायिका के द्वारा कानून निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी कि कानून जो है वो विधायिका के द्वारा कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जो कानून होता है, प्रस्तावित कानून का प्रारूप जिसे विधेयक कहते हैं, ये 2 तरह का होता है कि जो भी कानून जो है उसका प्रारूप जो है उसे विधेयक कहते हैं, जो कि 2 तरह का होता है। एक होता है सरकारी, सरकारी विधेयक वो होता है जो मंत्रियों के द्वारा पेश किया जाता है। मंत्री के द्वारा, जैसे कि धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये सभी सम्मिलित होते हैं। गैर सरकारी जो मंत्रियों के अलावा संसद का कोई अन्य सदस्य पेश करता है। ठीक है, साधारण भी हो सकता है, संविधान संशोधन विधेयक भी हो सकता है। तो विधेयक 2 प्रकार के हो गए। अब समझिए इसके चरण। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, 2 चरण, 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण में क्या है कि किसी भी कानून को बनवाने के लिए या फिर बनाने के लिए उस समय की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसका आकलन किया जाता है कि क्या विधेयक उस समय के अकॉर्डिंग जनता के लिए ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ नेता या फिर कोई छोटा समूह अपने हित के लिए नियम कानून जो है वो बनवा लेते हैं। ठीक है? उसके बाद आगे देखिए, दूसरा चरण। दूसरे चरण में क्या होता है, अब हमें पता चल गया कि हाँ, ये जनता के लिए ज़रूरी है। अब हम इसे बनाएँगे, तो बनाने के लिए क्या होगा कि प्रस्तावित कानून को किसी भी सदन में पेश किया जाता है और फिर उस पर विचार-विमर्श किया जाता है। इसके बाद अगर विधेयक उस सदन के पास, मतलब किसी एक सदन के द्वारा, मान लीजिए ये जो राज्यसभा है, इसमें पास हो गया, फिर ये कहाँ जाएगा? लोकसभा में। तो एक सदन से पास करके ये कहाँ पहुँचा? लोकसभा में। और फिर दूसरे ने भी पास कर दिया तो ये क्या है? पास हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कभी-कभी विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है, तो दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और समस्या का निदान किया जाता है। तो अब जब लोक राज्यसभा ने भी पास कर दिया, लोकसभा ने भी पास कर दिया, अब आती है इसकी मंजूरी। तो मंजूरी कौन देता है? राष्ट्रपति। तो जो विधेयक पारित हो चुका है, उसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। और अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि इसमें जो विधेयक राष्ट्रपति के पास साइन के लिए आया है, उसमें कोई कमी है, तो वो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है? और चाहे तो वो इस विधेयक को अपने पास कई कितने भी समय तक अपने पास रख भी सकता है। इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में इनके जो विशेष अधिकार हैं, वो पढ़े थे। ठीक है? अगर आपको याद हो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, इसकी शक्तियाँ, इसके बारे में। और राष्ट्रपति जब देखिए विधेयक जो है उसको जो संसद होती है वो दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो उसे मजबूरन उस पर साइन करना पड़ता है और इस प्रकार से एक जो कानून होता है वो बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इन सभी चीजों में एक चीज अपवाद है, वो क्या है? वो है धन विधेयक। क्योंकि धन विधेयक को जहां तक मुझे याद है 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही देनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया विधायिका कानून का निर्माण किस तरह से करती है और ये कितने प्रकार, इसके जो चरण है वो क्या है और विधेयक कितने प्रकार के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब समझिए इसे इंग्लिश में, हाउ इज द लॉ। ठीक है,
हाउ इज द लॉ यानी कि बिल मेड बाय द लेजिस्लेटर। सबसे पहले तो आप बताएंगे कि बिल होते क्या कौन कौन से, गवर्नमेंट बिल, फिर प्राइवेट बिल। देन जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह की क्या आवश्यकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में राज्यसभा लोकसभा इसे पारित करती है। देन थर्ड स्टेप इसमें कि जो राष्ट्रपति है वो इस पर साइन, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सबसे आखिरी प्रश्न आता है बच्चों हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर तथा स्वयं पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है। यानी कि विधायिका जो है वो एक तो कार्यपालिका पर और एक स्वयं पर कैसे नियंत्रित रखती है। तो सबसे पहले विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद भी, यानी कि विधायिका विधायिका में वाद विवाद के बाद किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इसे ही संसदीय विशेष अधिकार कहते हैं। क्योंकि जब वाद विवाद मतभेद हो रहा हो तो आप उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, आप शब्द यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप कुछ गलत भी नहीं कह सकते। तो ऐसे में कोई भी निर्णय, कोई भी एक्शन उस पर नहीं लिया जा सकता। तो विधायिका के अध्यक्ष जो होते हैं, उन्हें इस संसदीय विशेष अधिकार के हनन में सबसे अंतिम निर्णय लेने की, यानी कि यदि कोई इस विशेष अधिकार का हनन करता है तो जो अध्यक्ष होता है संसदीय, यानी कि लोकसभा का कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, इसके मामले में अपना निर्णय अंतिम लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है अब कैसे नियंत्रण रखती है। तो सबसे पहले कानूनों की स्वीकृति या फिर कानूनों को मंजूरी या फिर नामंजूरी करने का अधिकार संसद के पास है। इसलिए इस अधिकार के द्वारा कार्यपालिका जो है, वो संसद पर नियंत्रण लगा सकती है, जिससे कि संसद सॉरी जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण लगा सकती है, मतलब कि प्रतिबंध लगा सकती है, ताकि वो अपनी मन मर्जी के जो विधेयक है वो पारित ना करवा पाए। अब अस्वीकृत विधेयक हैं जैसे कि लोकपाल विधेयक था, एक आतंकवाद निरोधक विधेयक था। फिर आता है वित्तीय नियंत्रण। तो वित्तीय नियंत्रण के द्वारा संसद जो है वो सरकार के राजस्व खर्चों पर नियंत्रण रखती है। यह सरकारी कोष एकत्र करने तथा खर्च करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने की एक सर्वोच्च प्राधिकारी होती है। और कार्यालय के द्वारा जो भी धन मांगा जाता है उसको स्वीकृति देने के लिए सबसे पहले वो कारणों को देखती है कि कार्यपालिका को ये धन क्यों चाहिए और ये कहाँ पे खर्च होने वाला है। तो इन सभी चीजों को वो सबसे पहले देखती है। फिर आता है बहस और वाद विवाद। बहस और वाद विवाद। तो विधायिका के द्वारा कानूनों एवं नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान जो वाद विवाद होता है वो कार्यपालिका को नियंत्रण करता है। फिर आता है संसदीय प्रश्नकाल। ये क्या होता है? तो सरकारी नीतियों से संबंधित क्रियाकलापों, नियंत्रण एवं जनता के ध्यानाकर्षण के हेतु संसद में जो मंत्री होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न है? ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो लोक अभिहित में होते हैं, जैसे कि मूल्य वृद्धि यानी कि टैक्स, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी, इन सभी पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और वर्तमान में देश में इसकी क्या स्थिति है, इसके ऊपर संसद में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और सभी मंत्री को जिससे ये प्रश्न पूछा जाता है उन्हें इसका आंसर देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इसी के उलट है शून्यकाल। शून्यकाल में संसद किसी भी सदस्य से महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकती है, उससे प्रश्न पूछ सकती है। लेकिन शून्यकाल के दौरान मंत्री जो है वो इसके उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता है। सबसे आखिरी आ जाता है बच्चों अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव या फिर सशक्त हत्या। तो इसे कैसे देखेंगे? जब भी विधायिका को ये लगता है कि सरकार की कुछ या फिर अधिक जो उनकी जो नीतियां हैं वो दोषपूर्ण हो रही है और जो जनता है उनसे असंतुष्ट हो रही है, तो ये क्या करती है विधायिका, असंतुष्टता जो है इसका एक बड़ा हथियार है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है। लेकिन ये तभी संभव होता है जब संसद को दल तथा सहयोगी दल का पूर्ण बहुमत प्राप्त है, यानी कि संसद जो है वो उसे अपने दोनों शब्दों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, तभी वह कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर सकती है। ठीक है। तो इस तरह से आप ये सभी पॉइंट्स इसमें लिख देंगे कि विधायिका जो है कार्यपालिका पर किस तरह से नियंत्रण रखती है। सबसे पहला पॉइंट कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति के द्वारा, वित्तीय नियंत्रण के द्वारा, बहस तथा वाद विवाद के द्वारा, संसदीय प्रश्नकाल के द्वारा, शून्यकाल के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव या फिर निंदा प्रस्ताव के द्वारा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब ये प्रश्न है कि संसद जो कि संविधान के नियमन यानी कि सुचारू रूप से चलता है, देश के संचालन में
एक अहम भूमिका निभाती है, उसे भी कई बार स्वयं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। अब समझिए इसका आंसर। तो संसद में जो वाद विवाद होता है, वाद विवाद की जो प्रक्रिया होती है, जो उसका एक अनुशासन की प्रक्रिया होती है, ये होना आवश्यक है, क्योंकि वाद विवाद के जरिए ही सभी के विचार निकल कर सामने आते हैं। जब व्यक्ति अनुशासन में रहता है तभी वो अच्छे से खुद को विकसित कर सकता है और नियम भी बना सकता है। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। सदन यानी कि लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, ये सभी जो है वो सदन के अध्यक्ष यानी कि उनकी कार्यवाही के रूप में एक अहम अधिकारी के रूप में भूमिका निभाते हैं। किसी एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जैसे कि राज्य, तो ऐसे क्षेत्रों में जाके क्षेत्रफल अधिक है, जनसंख्या भी अधिक है, तो वहां पर द्विसदनीय राज्य पद्धति की व्यवस्था की गई है, ताकि जो नियम है, जो कानून है, जो व्यवस्था है, वो अच्छे से और सुचारू रूप से विकसित की जा सके, चलाया जा सके। फिर क्या हुआ था कि 1985 में 52 संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, जो कि दल बदल निरोधक कानून था, और उसके बाद इसे 91 संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया। अब समझिए इसे दल निरोधक जो कानून था वो आखिर लाया क्यों गया था? तो इसलिए लाया गया था कि कोई भी दल जो था वो किसी भी दल से निकल जाता था, किसी भी दल को कभी भी ज्वाइन कर लेता था, कभी भी किसी से और कहीं से भी ज्वाइन हो जाता था। तो ऐसे में इस दल बदल निरोधक कानून को लागू करना जरूरी था। अब ये दल बदल है क्या? तो यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो, यानी कि मान लीजिए ये एक बी पार्टी है, ठीक है। अब बी पार्टी का जो नेता है, ठीक है, मान लीजिए का जो नेता है, इसके जितने भी सदस्य 1 2 3 4, ये सभी सदस्य हैं, इसने कहा कि भाई आपको जो है इस समय हमें इस पार्लियामेंट्री में मिलना है, तो एक नंबर जो है वो नहीं गया, ठीक है। दल के निर्देश की विपरीत सदन में मतदान है। अब चुनाव होना है, मान लीजिए इन 4 बच्चों का ही चुनाव, 4 लोगों का चुनाव होना है, ठीक? और ये जो नेतृत्व करता है, जो एक मुख्य होता है एक पार्टी का, उसने बोला है कि आपको इस सी पार्टी को क्या करना है, वोट देना है। तो ये एक नंबर जो है इसने क्या किया, डी पार्टी को वोट दे दिया, ये हो गया। और कई बार तो जो व्यक्ति है वो सदन की जो सदस्यता है वो स्वयं ही त्याग देता है, तो इसे हम दल बदल कहते हैं। अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य भी ठहरा सकता है। तो ये सभी पॉइंट्स आप जो है इसमें लिखेंगे कि स्वयं को किस तरह से नियंत्रित कर। हाँ, हालांकि इसमें आप चाहें तो एक दो पॉइंट अभी और भी लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है जो मैंने आपको समझा दिया यही लिखेंगे, इसमें एक दो पॉइंट और भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है और विधायिका स्वयं पर ही कैसे नियंत्रण रखती है। अब समझिए इसे इंग्लिश में। इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, हाउ डज द लेजिस्लेटर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड इटसेल्फ। तो लेजिस्लेटर एक्सरसाइज कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करती है। उसके बाद ये स्वयं को कैसे कंट्रोल करती है, नहीं अभी तो वही है, हाँ ये कैसे उसे कंट्रोल करती है। उसके बाद ये स्वयं को कैसे कंट्रोल करती है उसके, तो आपका ये सबसे आखिरी क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बच्चों आज की वीडियो भी एंड हो जाती है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर तो जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और हाँ कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, कि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चैनल पर मिलने वाले हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल भी रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।